माँ शारदे को नमन। आप सभी का हमारे आज के इस नए एपिसोड में स्वागत है। जैसे कि सबको पता है that every Sunday at this time we have a podcast named बस एक कदम और, and our today's topic is domestic violence, घरेलू हिंसा न्याय की पुकार। और जैसे कि सबको पता है कि मैं जो भी कार्यक्रम है मैं उसकी शुरुआत एक शायरी से करना चाहूंगी कि दर्द को हर सिसकी में पिरोते हो, दर्द को हर सिसकी में पिरोते हो, उसकी हिम्मत को पहचानो, अब वक्त है बदलाव का, उसकी आवाज को अपनाओ। With this, I would like to welcome you all to our today's new episode for the podcast Bas Ek Kadam Aur. As I previously said, our today's episode is completely based on domestic violence the men and women face in their homes, be it mental, physical, and any other kind of violence faced at homes. We'll be talking about that. And today, our guest we have is Advocate Rakesh Sharma. As everyone knows, he's a famous Supreme Court lawyer and also a member of the Bar Council. Apart from that, he also runs various NGOs, both in India and other countries. So, sir, I would like to welcome you to our stage for giving us your precious time and being with us. Thank you. And today we have a special side. It is not only me who will be asking questions to our guest today, but we have two other youths with us, and we have got various questions from other youths who will be asking us questions. So I would like to welcome Santosh Rao to our stage, and also Swapnil to our stage for being here with us and having some nice questions to ask our guest. So welcome both of you, and I hope you enjoy this podcast. So with that, we'll begin. Yeah, So first, yes. Okay. So with that, we'll begin. So first of all, आदरणीय मेरा सबसे I would like to start with the questioning. तो मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा आदरणीय कि what are your views on domestic violence? डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस जब इसका कानून बना था सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, वो इस कंसेप्ट को लेकर बना था कि हमारे यहाँ कुछ महिलाओं के साथ वायलेंस होता था, जिसको डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि वो घर में होता था और घर में होने का मतलब इन लॉज के थ्रू होता था, आइदर हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ या मदर इन लॉ या फादर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ या कोई तो जिसको हम कहें देवरानी या जेठानी या ननद, हस्बैंड, उसके पिता, उसकी माता, इनके द्वारा या और कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, उनसे महिला को प्रताड़ित किया जाता था कुछ पॉइंट्स को लेकर के। मसलन एक सबसे पहला आता है दहेज का, डावरी, फॉर डावरी, कि भाई हमें डावरी जो है एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं मिली है, उसके लिए उसको टॉन्ट किया जाता था, उसको कई बार कंपेल किया जाता था कि वो और लेके आए, जिसको वो बहुत मैं कहूँ कि बर्दाश्त करती थी एक लिमिट तक, और जब नहीं होता था तो उसकी कंप्लेंट करती थी, या उसके साथ मार पिटाई होती थी, या उसको और तरीके से अब्यूज किया जाता था, या उसको प्रॉपर उसको मेंटेनेंस नहीं मिलती थी, प्रॉपर उसको केयर नहीं मिलती थी इन लॉज की तरफ से। तो ये सब डोमेस्टिक वायलेंस में आता था। तो इस सबको लेकर के, सारी चीजों को नजर में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए, एक वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की तहत जो है, उसमें महिला अपनी कंप्लेंट कर सकती है वुमेन सेल में, पुलिस स्टेशन में और या कोर्ट में। तो उसको एक अच्छा एक वो माना गया कि ये महिलाओं की सुरक्षा करेगा, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा। बट बिफोर गोइंग ऑन डिटेल, मैं आज के संदर्भ में बात करूं, इन द टुडेज कंसेप्ट, आज अगर महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं तो वहीं पुरुष भी हो रहा है। मेल एंड फीमेल बोथ आर विक्टिम्स नाउ, बिकॉज इसे डेवलपमेंट कहें, इसे एजुकेशन ज्यादा होना कहें, या इसको मानसिकता का चेंज होना कहें, आज की डेट में जैसा सुनने में आ रहा है, वो मेल ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर उसको प्रताड़ित किया जाता है, और अनफॉर्चुनेटली इन आवर प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ लॉ देयर इज नो लॉ इन फेवर ऑफ मैन, और देयर इज नो लॉ व्हिच कैन प्रिवेंट ए
male person from the domestic violence or from any other problems he is facing from his wife or his in-laws. This is now the need of our. इसमें हमें बात करनी पड़ेगी. फर्दर मैं इसमें आगे जाऊं इससे पहले कोई जो क्वेश्चन है मेरे जेंटलमैन मुझे दिख रहे हैं, एक ही लोग दिख रहे हैं, अगर कुछ पूछना चाहें, स्वप्निल इफ यू हैव जी जो एनी है वो क्वेरी अभी. और क्वेश्चन. जी. So now I would like to call Santosh. Santosh, if you have any questions, please do ask. And before I ask him to ask you questions, I would just like to say a bit about Santosh, our today's guest. So he is currently a student in studying in Bangalore, and he's actually preparing for his interviews for placements and all. So good luck, Santosh, and don't hesitate to ask your questions to our advocate. Welcome to the stage, Santosh. Hi, hello everyone. Good afternoon, sir. Good Am I afternoon. audible? Yes, you are audible. Sir, I have some questions about ask domestic violence. Can I ask, sir? Yes, why not? Sir, what are the protections are provided to the victims in a domestic violence case, sir? Pardon? What you asked? What are the protections are provided? What are the protections are provided to the victim in a domestic violence case, sir? विक्टिम्स को क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में? जी, विक्टिम कोई भी अब इसमें मेल विक्टिम नहीं है, दिक्कत यही है, ओनली फीमेल के लिए लॉ है. तो उसमें उसको शी कैन कंप्लेन टू द पुलिस, पुलिस विल रजिस्टर ए केस और वो केस कोर्ट में जाता है. वहां पर उन लोगों को सम्मन करके बुलाया जाता है. उनको ये बेलेबल ऑफेंस भी नहीं है, इसमें बेल लेनी पड़ेगी और इसमें बेल लेने के बाद उनको अगर वो बेल नहीं उनको मिलती है तो अरेस्ट भी किया जा सकता है हस्बैंड को या बहुत जिसने के साथ क्रुएल्टी की गई है, सपोज किसी ने रिलेटिव ने या घर वाले ने, तो उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है एंड उसमें पनिशमेंट भी है. तो ये सारी चीजें हैं उसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए. उसको फिर मेंटेनेंस भी उसमें वो ले सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में भी वो मेंटेनेंस भी मांग सकती है उसमें साथ में 125 उसके साथ में वो अपनी मेंटेनेंस के लिए भी उसमें अप्लाई कर सकती है जो उसे मिलेगा. आदमी जैसे कि इनका मतलब था कि नो विल शी गेट एनी प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट लाइक नो सम सिक्योरिटी सर्विसेज सम सिक्योर्ड फोर्सेस विथ हर फॉर नॉट for not taking risk of any attacks? No, if she fears or she has some life threats, then she can ask for protection. Protection will be provided by the state through court. Yes. Okay, Santosh. If she has some life Sir, threats. Yes. Yeah. Sir, how does the court decides on domestic violence case, sir? How does the court decide? How does the court decides? Court decides the domestic violence case, sir. Yes. Courts look after the allegations, demands the proof of that allegation. It's just like if someone says I was beaten several times and dowry demands was raised by several from me several times or every time, then she has to give the proof of that, and male has the opportunity to defend himself, and there is an argument. There will be argument on this issue, and court will decide who is truth, where is truth lies. It depends upon the evidences. Only mere allegations are not enough. Yes. Okay, sir. Sir, how important is evidence in domestic violence case, sir? देखिए, अगर वो ये कहती है, if woman says that she was beaten, then she must have some complaints to the police or to the to neighbors or to her family or another friends. Some there should be some proof of that she was beaten. How it can be happen if someone lies before the court or before the police that I was beaten, whereas no such incident was happened, then court will not believe on that. So she has to produce some. After suppose she complained after 3 years that I was beaten 3 years back,
but I have not made any complaint to anyone, then it doesn't stand. It will not going to convict a male. But if she has some proof, like she has called 100 number, she called the police came, intervened, and after that the matter was sorted out, then this type of evidences should be there. Or if is there any proof of demanding dowry, just only saying is not enough. Making allegation is not enough. In support of allegation, she must provide some, she has to be provide some proof for that, some evidence for that, supporting their our allegations. Yes. Okay, sir. Sir, what can be done to obtain quick justice in domestic violence, sir? Domestic violence case. This is a matter of concern, that quick justice, because the courts has a very much workload, too much workload. I can say too much workload on courts. There are lakhs of cases pending in the courts. So it takes time. Depends upon the jurisdiction of that court, in how many cases the concerned court is dealing with. It takes time, 4 years, 5 years, it takes time due to heavy workload on courts. Number of cases are too much. Yes. Okay. Thank you, Santosh. You had asked amazing questions. And thank you for being a No, part of no other question. Yes. Thank you so much. You had asked very much Okay. amazing questions. We really liked your questions. And I'm sure our guest of today really liked your questions and he answered your questions very well. So thank you Thank for you. being. And Adam, जैसे कि आपने you just said कि we need proof of all the domestic violence cases that happen. But here there are some cases which have no physical evidence, but yeah, some violence happens mentally, mentally tortured people. So in that case, what do we do? मेंटली टॉर्चर भी अगर हुआ है तो उसकी इमीडिएट कंप्लेंट होनी चाहिए. सपोज कोई लेडी कहती है, जी आई वाज मेंटली टॉर्चर्ड 4 years बैक, 3 years बैक, 2 years बैक. इट इज नॉट सस्टेनेबल इन द कोर्ट. अगर आपको आज मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है तो उसके विद इन एज सून एज पॉसिबल इट शुड बी रिपोर्टेड टू द पुलिस और to the court or to any other platform in a women cell or anywhere. At least she has to make some complaint that I am mentally torturing by the in-laws or by husband or by. आदल, लेकिन कई बार होता है ना कि कहीं औरतों को तो दबा दिया जाता है या कहीं औरतें जो है हिम्मत नहीं जुटा पाती है बताने की कि हाँ मुझे 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 टॉर्चर किया जा रहा है मेंटली और फिजिकली दोनों भी. तो उस समय में औरतों को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर वो अपनी आवाज नहीं उठाएंगी तो किसी के पास क्या ऐसा यंत्र है कि वो जान ले कि वो उसको टॉर्चर किया जा रहा है. एटलीस्ट उसको अपनी आवाज तो उठानी पड़ेगी. वो खुद नहीं आती, अपने पेरेंट्स को बोले, अपने ब्रदर को बोले, सिस्टर को बोले या अपने किसी फ्रेंड को बोले कि मैं नहीं बोल पा रही हूँ, बट आप मेरी आवाज को आगे तक पहुंचा दो. जब तक आवाज नहीं है, जिसको पेन हो रहा है वो नहीं बताएगा मुझे पेन है, तो सेकंड पर्सन में आप या कोर्ट या पुलिस हाउ दे केम टू नो. आवाज तो खुद ही उठानी पड़ेगी. Now I would like to call Swapnil. Swapnil, I would like you to ask your questions. लगता है वो डिस्कनेक्ट हो गया क्या? Swapnil, we can't hear you. So could you please make yourself loud and clear? And also we can't see you. Good morning, sir. अपना ऑडियो वीडियो दोनों ऑन रखें, वीडियो भी ऑन कर लें. Anyway. Hello. Yes. Now I'm. Good morning, okay, sir. Sir, my question was कि घरेलू हिंसा को बदलने के लिए कानून ने क्या स्टेप्स अपनाए हैं? घरेलू हिंसा को बदलने के लिए रोकने के लिए या बदलने के लिए? बदलना नहीं, घरेलू हिंसा को अपना थोड़ा सा
वीडियो ठीक कर लीजिए, कैमरा आपका जी शक्ल नहीं, हाँ थोड़ा, यस। घरेलू हिंसा से निपटने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है, जिसके तहत मैंने अभी बताया कि कंप्लेंट की जा सकती है और उस कंप्लेंट को सीरियसली लिया जाएगा, उसकी इंक्वायरी प्रिलिमिनरी पुलिस करेगी, फिर चार्जशीट फाइल करेगी और कोर्ट में उस पर केस चलेगा जिसके खिलाफ भी वो एलिगेशन है। ये उसमें प्रोटेक्शन है लेडी को डोमेस्टिक वायलेंस का, यही एक रेमेडी है उसकी। जी ओके ओके, जी थैंक यू सर। सर थैंक नो यू मोर क्वेश्चन सर। जी थैंक यू स्वप्निल, अमेजिंग क्वेश्चन। तो आदित्य, जैसे कि आपने अभी कहा कि ये जो है नो एलिगेशंस वगैरह जो है आपको तुरंत लगाने पड़ेंगे, जैसे आपने इनका सवाल दिया। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि जैसे कि अभी आपने कहा कि थोड़ी देर पहले कि जो मेन को है उनको राइट्स नहीं है, नो अगर उनके ऊपर वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस भी हो तो उनके लिए राइट्स नहीं है, कुछ ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो ऐसा कोई अभी कोर्ट जो है कि इस पे विचार कर रही है कि मेन को भी राइट्स देना है, ऐसा कोई as कोर्ट में अभी such कुछ as such बदलाव की कुछ चर्चा there is है? nothing going like that, nothing going like that। ऐसा कोई अभी विचार नहीं चल रहा है कहीं भी, बिकॉज अभी देखने में जो आ रहा है उसमें बट जरूरत है, ये जरूरत अब इट इज द नीड ऑफ आवर कि इसमें पुरुषों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए उनके फेवर में कुछ ऐसे कानून जाने चाहिए जिनसे कि उनके राइट्स भी प्रोटेक्ट हो सकें, उनको भी जस्टिस मिल सके। आज नहीं है और इसीलिए उसका बहुत बड़े पैमाने पर मिसयूज भी हो रहा है। और मैं डोमेस्टिक वायलेंस एक लेडी जो वाकई विक्टिम है उसको सेफगार्ड करने के लिए सब बना था, लेकिन इसका जो मिसयूज हुआ है और उस मिसयूज होने की वजह से सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है मेल पार्टनर को तो हुआ ही है, लेकिन जो एक्चुअल विक्टिम है उनको बहुत ज्यादा हुआ है। सपोज जी मेरे पास 10 केस आते हैं और 10 में से मुझे लगता है या सही ही पता लग जाता है कुछ का, तो बाद में भी पता लगता है कि 10 में से 7 केस या 8 केस या 6 केस झूठे हैं, फॉल्स हैं। देन बहुत बड़ी प्रॉब्लम उन 4 केसेस के साथ आ जाती है या 3 केसेस के साथ जो एक्चुअल विक्टिम है, क्योंकि फिर वकील, जज एंड थर्ड पर्सन पुलिस जो भी उसमें कनेक्टेड होगा वो उन सबको एक नजर से देखता है। और जहां सपोज बहुतायत है, जहां मैक्सिमम केसेस झूठे आ रहे हैं या बहुत ज्यादा उसमें उसको मैं कहूँ ब्यूटिफिकेशन करके एडिशंस करके पेश किया जा रहा है, तो वहां जो एक्चुअल विक्टिम है उसको भी उसी नजर से देखा जाता है, उसी चश्मे से देखा जाता है, जिसमें उसको और ज्यादा पीड़ा होती है, और ज्यादा उसको पेन होता है, और ज्यादा ह्यूमिलेशन होता है। और इसकी वजह वो ज्यादा लोग हैं जो झूठे केसेस करते हैं। झूठे केसेस मीन्स सपोज कोई लेडी के साथ कोई डिस्प्यूट फैमिली में हुआ है, हस्बैंड से हुआ है, लड़ाई हस्बैंड की और वाइफ की है, किसी भी बात को लेकर हो सकती है, विचार नहीं मिलते हैं या एक दूसरे की आदतों से वो परेशान है या कुछ भी, उनके सैकड़ों तरह की प्रॉब्लम्स है। लेकिन उस प्रॉब्लम की कंप्लेंट करने के साथ ही जो लेडीज उसमें मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और दूसरे रिलेटिव्स, इन सबको भी ऐड करके उनके खिलाफ झूठे एलिगेशंस लगाते हैं। और इतना ही नहीं, अब तो इतना मैं कहूँ गिरावट आ गई है आप इन चीजों में कि ऐसे ऐसे मतलब मैं कहूँ कि इतने घिनौने आरोप लगाए जाते हैं जिनके कोई सिर पैर नहीं होता। तो ऐसे आरोप लगाने के बाद फिर महिला कहाँ खड़ी होती है कोर्ट में, क्या उसका स्टैंड रहता है, क्या सामने वाला करता है, वो बड़ा एक टेंशन भरा हुआ माहौल बन जाता है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई विक्टिम है महिला डोमेस्टिक वायलेंस की, तो वो वही एलिगेशन लगाए जो उसके साथ हुआ है। उसमें जैसे ही वो नमक मिर्च लगा करके और एडिशन करती है और या तो काउंसिल के कहने से, एडवोकेट के कहने से या अपने किसी और शुभचिंतक के कहने से वो कहते हैं कि इनको मजा चखाना है, तो इसलिए इसके मदर को भी इन्वॉल्व करो, सिस्टर को भी करो, फादर को भी करो, ये इसके ऊपर ये एलिगेशन भी लगाओ, वो एलिगेशन भी लगाओ, तो वो चीजें बड़ा गलत हो जाती हैं। उसमें जो एक मीडिएशन में
एक समझौते की गुंजाइश जो बचती है वो कम हो जाती है, क्योंकि डिस्प्यूट कभी होता है मियाँ बीवी में, हस्बैंड वाइफ में हो सकता है, लेकिन उसको रिजॉल्व भी किया जा सकता है मीडिएशन के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू। लेकिन जब आरोप इतने घिनौने लग जाए, सपोज वो आरोप लगा देती है जी मेरे साथ मेरे ससुर ने रेप किया, मेरे ब्रदर इन लॉ ने रेप किया, और मेरी जेठानी ने मुझे बहुत मारा, मुझे भूखा रखा, मुझे कमरे में बंद कर दिया, मुझे सास ने मेरा सारा कुछ ले लिया और मुझे रोटी नहीं दी, इस तरह के जब आरोप लगाने शुरू होते हैं, तो वो जो गुंजाइश होती है जहां समझौता किया जा सकता है, वो गुंजाइश बहुत, उसमें डेंट आ जाता है, वो बहुत मुश्किल हो जाती है उस पायदान पे खड़े होकर के फैसला करना। जी, तो इस चीज का सावधानी रखनी चाहिए। बहुत सही बात कही आदरणीय कि कहीं कभार कोई कुछ झूठे केसेस के कारण जो असली विक्टिम्स होते हैं उनको भी जो है गलत समझा जाता है, और ये चीज कहीं ना कहीं हमें रोकनी पड़ेगी। आदरणीय, जैसे अभी अभी आपने एक केस के बारे में एग्जांपल दिया, मेरे भी सुनने में एक केस आया है जिससे मैं आपकी राय मांगना चाहती हूँ। तो एक फैमिली है जिसमें जो है अभी जो है एक औरत को, लाइक शी सेकंड सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है, वो शी इज करंटली प्रेग्नेंट, और जो इसके इन लॉज हैं और उसका हस्बैंड है, तो वो चाहते हैं कि उनकी जो वाइफ है जो है वो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट हो जाए, जबकि उनका रूम जो है हस्बैंड वाइफ का फर्स्ट फ्लोर में है। एंड शी इज डूइंग ऑल दी हाउस वर्क, वो पूरा घर का काम कर रही है, शी इज डूइंग ऑल द थिंग्स जो भी मांगते हैं ना कि आपको ये काम करना है, यू डू ऑल दिस वर्क, सारे काम शी इज डूइंग अप टू डेट। जो इन लॉज है वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस औरत को भी धमकी मिल रही है कि इफ अगर अगर वो उनकी कहना नहीं माने, शी डज नॉट शिफ्ट डाउन, या उनका जो है सेटिस्फाइड उनको नहीं करे, तो शी मस्ट अबॉर्ट द चाइल्ड। तो इन केसेस में क्या किया जा सकता है, जबकि उनका जो नहीं, पहला बच्चा है वो वो अभी भी वो नॉन उसको मेनटेन है। ठीक है, उसको वो ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट उसी को करना चाहते हैं, या उसके हस्बैंड समेत उसके, वो कहते हैं कि उसको नीचे फ्लोर पर शिफ्ट हो जाओ। सिर्फ सिर्फ उसी को, दोनों को शिफ्ट करना चाहते हैं। बट दी औरत चाहती है कि हम दोनों, लाइक उनके हस्बैंड वाइफ की जो प्राइवेसी होती है वो मेंटेन करना चाहती है। उनका जो पहला बच्चा है वो सिर्फ 9 मंथ्स का है, 9 मंथ्स का है। ओके, तो ओके। अगर इन लॉज कह रहे हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मान रहे तो आपको चाइल्ड अबॉर्ट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं नहीं, केसेस में क्या चाइल्ड किया जाए? चाइल्ड अबॉर्ट करने की तो केवल और केवल लेडी को और उसके हस्बैंड का आपसी कंसेंट हो सकती है। कोई दूसरा आदमी करेगा तो उसके खिलाफ बहुत बड़ा सीरियस एलिगेशन है ये, और उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता है अगर वो उसको इस तरह से कंपेल कर रहे हैं तो। दूसरी बात, ये एक पारिवारिक मामला है जिसमें वो नीचे शिफ्ट करने की वजह क्या दे रहे हैं, कोई वजह है, या तो वो कहते हैं कि प्रेग्नेंट है लेडी इसलिए उसको नहीं, फर्स्ट फ्लोर नहीं नहीं, चढ़ना है। ऐसे कोई वजह कोई नहीं ना है, कोई वो बस उनको बैठ करके चाहते हैं। काउंसलिंग की जरूरत है, वो काउंसलिंग में बैठे, उनसे पूछें वो क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं हमें ग्राउंड फ्लोर पर, क्या फैसिलिटी एक्स्ट्रा मुझे मिलेगी, या उसमें फर्स्ट फ्लोर में क्या दिक्कत आ रही है। तो ये एक छोटा सा पारिवारिक मामला, इट कैन बी सॉर्टेड आउट। उसको अपने किसी एक रिलेटिव को बैठा लें, आपस में बात कर लें, इट कैन बी सॉर्टेड आउट। इट्स नॉट अ सीरियस लेकिन अभी प्रॉब्लम, आदरणीय क्योंकि उस वो लेडी उसको ग्राउंड पर शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई मस्ट दे आर गिविंग सम रीजन फॉर दैट ना, वो कोई रीजन दे रहे होंगे कि इस आदरणीय वजह से आप आओ। रीजन यही है कि उनको नो, जबकि लाइक बार बार काम कराना होता है ना, लाइक टू सेटिस्फाई ऑल देयर वर्क्स, जो भी घर के काम होते हैं कि ये अच्छे से नहीं हुआ, ये अच्छे से नहीं हुआ। तो और यहाँ पर लेडी को क्या पड़ रहा है, बिकॉज शी इज ऑलरेडी सेकंड टाइम प्रेग्नेंट आफ्टर हैविंग अ 9th मंथ बेबी, शी फील्स प्रेशराइज्ड, और उसको कहीं ना कहीं कंपल भी किया जा रहा है अबॉर्शन के लिए अगर वो उनकी ना सुने। और हस्बैंड भी जो है उससे चीज से अग्री हो रहा है, वो कोई स्टैंड नहीं ले रहा है वाइफ का। तो इस समय में क्या किया जाए, बिकॉज यहाँ पर लेडी जो है अपनी प्राइवेसी चाहती है अपने हस्बैंड के साथ और अपने 9 मंथ ओल्ड बच्चे के साथ, बिकॉज शी हैज टू फीड हर बेबी एंड ऑल, तो वो अपने जो है इन लॉज के सामने और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे नहीं कर सकती, इसलिए शी नीड्स अ रूम अपस्टेयर्स। तो हाँ, तो ऐसे वो में वो वो उनको समझाए, नहीं मानते हैं तो शी कैन कंप्लेन इफ हस्बैंड इज आल्सो नॉट कोऑपरेटिंग है, देन तो मामला सीरियस है, मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन। जी, बिकॉज हस्बैंड को ये समझना चाहिए कि ये व्हाई शी इज नॉट अलाउइंग दैट शी इज नॉट रेडी टू रिजाइड एट ग्राउंड फ्लोर। तो हस्बैंड को ये समझना चाहिए कि देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर दैट, कि प्राइवेसी जो है वो केवल लड़की मतलब वाइफ के लिए नहीं है, हस्बैंड के लिए भी उतनी है।
वैल्यूएबल है प्राइवेसी। तो प्राइवेसी वो जो चाह रही है तो वो दोनों के लिए चाह रही है ना, हस्बैंड अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए दोनों। तो अगर जी दोनों के लिए चाह रही है तो दोनों को एक साथ तो खड़ा होना पड़ेगा। कोई ना कोई इसमें काउंसलिंग की जरूरत है इनको, इट कैन बी हाँ सॉर्टेड आउट। जी जी आदरणीय। तो आदरणीय अब मैं चाहूंगी कि हमारे जो एक और जो है युवती वो क्वेश्चन पूछें, वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, तो आयशा कोई बात प्लीज आप। नमस्ते आदरणीय नमस्ते। जी। एक्चुअली हमारा ये क्वेश्चन था कि निकाह नामे में हमारे पास कुछ कॉलम्स होते हैं। हाँ, उसमें एक 17th कॉलम है सर, जिसपे हमें हमारे ओन राइट्स लिखने की परमिशन अलॉट की जाती है कि शादी के जी बाद आप लाइक वर्क कंटिन्यू करना चाहते हैं या आपकी कुछ स्पेशल डिमांडें हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो कट कर दिया जाता है कि किसी को उस बारे में बात ही नहीं करनी। वो कुछ लड़कियों को पता भी नहीं होता है कि सर कि हाँ हमारे यहाँ ये चीजें रिजर्व की गई हैं। उसके जी बारे में थोड़े राइट्स एंड ये बताएंगे उसके प्लीज। उसके बारे में अवेयरनेस की जरूरत है, यही अवेयरनेस इसमें मस्ट है। और जो आपका एक्चुअली आपके यहाँ निकाहनामा एक कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे यहाँ विवाह जो है संस्कार है जैसे हिंदुओं में, आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसमें जो कंडीशंस हैं जो आपने बताया कॉलम 17 में ये है कि उसके कुछ राइट्स उसको दिए गए हैं, और उसके बारे में मैक्सिमम लड़कियों को उसे लिटरेसी कहें या उसको अवेयरनेस की कमी कहें या उसके पेरेंट्स या उसकी फैमिली उसको नहीं बताती है, ये सब चीजें रीजन हो सकती हैं। लेकिन उसको अगर पता है और निकाह से पहले वो एग्रीमेंट जिस वक्त साइन होता है, निकाहनामा जिसे आप बोलते हैं, निकाहनामा साइन होता है, तो उस पे उसको जब भी साइन करने चाहिए, और दूसरी पार्टी अगर साइन करती है दे आर बाउंड टू फॉलो दैट कंडीशंस, टू ओबे द रूल्स ऑफ दैट कंडीशन। जो भी उसमें आपने बताया कि उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो लड़की अपने मर्जी से लिख सकती है और पूछ सकती है कि भाई मुझे ये चीजें हैं, मेरा राइट है, मैं जॉब करना चाहती हूँ, कंटिन्यू करूंगी, या मैं कुछ और जो भी हो उसकी कंडीशन है। और अगर हस्बैंड उस टाइम उसको यस करता है देन ही इज ड्यूटी बाउंड, उसको करना पड़ेगा वो मंजूर, उसको उसको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर लेडी को नहीं पता है जैसा आपने बताया, तो उसके लिए तो अवेयरनेस कैंप टाइप लगा के कुछ लेडीज आप जैसी जागरूक लेडीज हैं वो दूसरी लेडीज को, दूसरी लड़कियों को बताए कि ये हमारा राइट है और इसको हमें अवेल करना चाहिए। जी आगे में जैसे कि इन्होंने कहा कि उस कॉलम को है कई बार काट दिया जाता है, तो जैसे कि बाद में किसी लड़की को पता चलता है कि उनके निकाह नामे में उस कॉलम को काट दिया जाता है, या क्योंकि ताकि उनको पता ना लगे, वो तो बाद में ड्यू क्या टू कोई नॉन, कंप्लेन या यस, कुछ हो सकता है? ड्यू टू नॉन अवेयरनेस है ना। जब अवेयरनेस हाँ नहीं होगी, उसे पता ही नहीं होगा इसमें कॉलम है, होता है, तो उसको मालूम नहीं है। अब ये बाद में वो कहे जी मुझे मालूम नहीं था, तो ये तो उसकी कमी मानी जाएगी ना। इसलिए आजकल लड़कियां पढ़ रही हैं, काफी एजुकेशन भी ले रही हैं, इवन मोहम्मडन्स में भी बहुत ज्यादा मुस्लिम लड़कियां बड़े अच्छे से पढ़ रही हैं। और जो नहीं भी पढ़ पा रही हैं, गांव में हैं या किसी वजह से, तो उनको बताया जा सकता है। उनके पेरेंट्स की ड्यूटी है, उनकी मदर की ड्यूटी है, उनके ब्रदर की ड्यूटी है कि उनको बताएं कि इट इज योर राइट। एंड ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ निकाहनामा बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, रिलेटिव्स भी होते हैं, लड़की वाले भी होते हैं, लड़के वाले भी होते हैं, तो कोई तो बताए, ऑब्जेक्ट करे भाई इसमें क्यों काटा गया, नहीं हम हमें मंजूर नहीं है। फिर इनसे तो पूछा जाता है ना, आपको मंजूर है 3 बार बोला जाता है। तो हाँ अगर सर। उसमें नहीं है तो ना करे मंजूर, तभी तो दूसरी लड़कियों को पता लगेगा ना कि इसने अपना निकाह इसलिए मंजूर नहीं किया क्योंकि उसमें वो कॉलम काट दिया गया था। और कॉलम काटने का मतलब है कि उनकी इंटेंशंस खराब है दूसरे पार्टी की, तो उसको उसी वक्त उसको ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। जी जी सर। थैंक यू आयशा। तो आदरणीय अब मेरे पास कई और सवाल भी हैं जो मुझे कई लोगों से आए हैं। तो जी मेरे 2 सवाल हैं। मुंबई से जोएल जो हैं, उनका सवाल है कि आजकल जो है मीडिया जो है, सोशल मीडिया जो बोलते हैं, वो काफी बढ़ावे में है। और तो क्या कहीं ना कहीं ये जो केसेस जो है अगर हम सोशल मीडिया पे डालें, क्या वो
वैल्यूबल रहेंगे, क्या वो काम करेंगे, और क्या ये जो प्रूफ जो बनते हैं सोशल मीडिया के, क्या वो कोर्ट में भी काम आएंगे? नहीं, ये केस को और खराब करता है। मैंने जैसे पहले बताया कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, वैवाहिक जो समस्याएं हैं, जो इस तरह के डिस्प्यूट्स हैं वैवाहिक, मैं कहूँ जो मनमुटाव है, जो इसका सबसे बेस्ट रेमेडी होता है समझौता। और समझौता होता है, उसमें मीडिएटर बैठता है, काउंसलर होती है, लड़के की काउंसलिंग होती है, लड़की की काउंसलिंग होती है, एंड उम्मीद ये की जाती है कि घर को टूटने से बचाया जाए। बट अगर आप उसको पहले ही स्टेज से सोशल मीडिया में अपनी सारी बातें शेयर कर दोगे, तो उसमें घर बनाने वाले कम मिलेंगे, बिगाड़ने वाले ज्यादा मिलेंगे। उससे बहुत नुकसान हो जाता है अक्सर, कोई बहुत फायदे वाली चीज नहीं है, इसको कोई फायदा समझे। हाँ, कोई अवेयरनेस वाली चीज है, जैसे वो सुसाइड किया अभी अतुल सुभाष। वहाँ बेंगलोर के अतुल सुभाष ने, या एक अभी दिल्ली में हुआ, उन्होंने पुनीत ने किया, तो वो क्योंकि सुसाइड कर लिया गया इसलिए सोशल मीडिया पर चला, और उसमें लोगों को ये समझना चाहिए कि किस तरीके से ह्यूमिलेशन होता है लड़के का, किस तरीके की प्रॉब्लम मेल महसूस करता है। उससे ये जो चीज सिखाई जा सकती है, सीख सकते हैं, लेकिन उसको ट्रेंड बना लें कि भाई उसने सुसाइड किया तो मैं भी सुसाइड करूं, तो वो बहुत गलत हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। जी तो पर्सनली, और मैं, कोर्ट उसको कोई वेटेज भी नहीं देती है कि किसका मामला सोशल मीडिया पे कितना उछल गया है, इसका कोई बहुत ज्यादा वेटेज कोर्ट नहीं देती है। उसका अच्छा। कानून जो है वो अपने काम मतलब कि करता है। जी, मतलब मीडिया जो है इस मामले में कहीं ना कहीं काम नहीं आ सकती है। नहीं, मीडिया आती है, प्रेशर बुल्ट होता है पुलिस पर और फैमिलीज पर, बाकी कोर्ट उस प्रेशर में नहीं आती है। कोर्ट अगर प्रेशर में आने लगे तो सारे फैसले फिर प्रेशर से ही होने लग जाएंगे, कोर्ट नहीं हाँ, आती है। जी। जी। आदरणीय, जैसे कि अधिकतर जो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस होता है, उनमें कहीं ना कहीं बच्चे भी होते हैं घर में, ना घर में बच्चे होते हैं, फिर माँ बाप में जो लड़ाई होती है, तो बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज का, बोथ फिजिकल और मेंटल, और उस पे क्या कोर्ट में कुछ एक्शन लिए जाते हैं बच्चे की सेफ्टी के लिए, यही कीपिंग यही गुड यही पेरेंट्स? यही ट्रेजेडी है इन सब डिस्प्यूट्स की, यही बैड रिजल्ट्स हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा जो विक्टिमाइजेशन होता है वो बच्चे का होता है। कोई भी बच्चा, मेल है या फीमेल, मतलब बेबी है या गर्ल बेबी है या सन है, उससे जितना टॉर्चर उनका होता है, जितना उनका बचपन छीन लिया जाता है अक्सर, उसके गुनाहगार मैं दोनों को मानता हूँ, पेरेंट्स को, मदर को भी फादर को भी। उनके डिस्प्यूट्स होते हैं अपनी वजह से, बच्चों की वजह से नहीं है, बच्चा तो थर्ड पार्टी हो गया। लेकिन अगर वो सेपरेशन होता है उनका, आए दिन उनके घर में कलह होती है, तो बच्चों के दिमाग पर बहुत बुरा और गलत असर पड़ता है। इससे उनका ग्रोथ रुक जाता है, इनसे उनका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल एक डिफरेंट माइंड सेट बन जाता है, वो नॉर्मल नहीं रह पाते। और सपोज वो सेपरेशन हो गया उनका, बच्चा छोटा है तो माँ के पास रहेगा, बड़ा है तो फादर के पास भी रह सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार चाहिए होता है, इक्वल। अगर एक का प्यार नहीं मिलता है तो वो उसके साथ अनजस्टिस है, अन्याय है। उसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है बच्चे का, जो मानसिक और शारीरिक जो विकास है, वो कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा बुरी तरह से इफेक्ट होता है। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपनी बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे डिस्प्यूट्स को केवल इसलिए भी सुलझा लें बच्चे की खातिर, कि आप अपने डिस्प्यूट के कारण एक दूसरी लाइफ को भी खराब कर रहे हैं, और वो लाइफ एक बार खराब होगी तो कभी आने वाले टाइम में वो ठीक होती नहीं है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा आपने अच्छा सवाल किया कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक दोनों, मैं कहूँगा दोनों पर बहुत बहुत ही बुरा, और मतलब मैं कहूँ कि अनरिपेयरेबल असर पड़ता है। तो जिस चीज का पेरेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत इस पे मंथन करें, विचार करें कि आप दोनों के डिस्प्यूट से, आप दोनों की लड़ाई से, जो बच्चा आपकी बातें सुन रहा है, भले वो 4 साल का है, भले वो 5 साल का है, उसके माइंड में आप पॉइजन घोल रहे हैं, जहर घोल रहे हैं। उसके जो विकास है दिमाग का, उसका शरीर का, उन पर बहुत बुरा इफेक्ट आप डाल रहे हैं, जस्ट टू सेटिस्फाई योर ओन ईगो, चाहे वो मेल की तरफ से है या फीमेल की तरफ।
जी। आदरणीय, इनका जो है एक आखिरी सवाल था कि जो रेस्टोरेटिव जस्टिस होती है, क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए इफेक्टिव होती है उन केसेस में? तो मैं जानना चाहूंगी कि रेस्टोरेटिव जस्टिस आखिर एक क्या टर्म है, क्योंकि मेरे भी सुनने में पहली बार आया है रेस्टोरेटिव जस्टिस, और क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस के केस एड्रेस करने में हेल्पफुल होती है या नहीं? नहीं नहीं, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, इसका इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्चुअली एक टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वुमेन है, कि उसको अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको जस्टिस मिल जाए, और अगर वो उसके साथ गलत हो रहा है तो उसको रोक दिया जाए। ये एक प्रावधान है कानून का, इसको अदर चीजों से रिलेट ना किया जाए। ये बिल्कुल बड़ी दुखदाई स्थिति है कोर्ट्स के सामने भी और समाज के सामने भी, कि ये मामले बहुत बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं। इसके लिए इंडिविजुअल मेल या फीमेल तो जिम्मेदार हैं ही हैं, उनके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, कई बार सोसाइटी के कुछ लोगों का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, इवन मैं कहूँ तो एडवोकेट्स का भी एक अहम रोल उसमें रहता है, और बाद में जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज से अछूता नहीं है। वहां भी बहुत सारी खामियों का नाजायज फायदा जो है कोई भी पक्ष उठाने की कोशिश करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। जी। जी, आदरणीय, रेस्टोरेटिव जस्टिस जो है, क्या आप हमें वो समझा सकते हैं कि वो क्या चीज है? नहीं, इसका कंसेप्ट मुझे भी मैं इसमें अभी नहीं बता पाऊंगा, बट आई विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट टाइम जी, कि ये श्योर। क्या टर्म्स इन्होंने बताई है। आप मुझे मैसेज कर दें, मैंने भी जी, आज ही सुन रहा हूँ मैं आपसे। जी। जी। तो इसी के साथ हमारे सारे जो प्रश्न आदानी वो समाप्त होते हैं, और आशा यही है कि आपको अच्छे लगे होंगे हमारे जो युवाओं के प्रश्न इन टॉपिक्स पे। तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े और हमारे युवाओं के जो प्रश्न हैं वो आपने उनका जवाब दिया। तो बस मैं बहुत-बहुत आपके इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म से चैनल के थ्रू एक अपील जरूर करना चाहूंगा उन लेडीज से, उन लड़कियों से, या जो मैं कहूँ कि उस उन विवाहित जोड़ों से जो इस तरह के डिस्प्यूट्स जिनके साथ हैं, कि वो एक्चुअल रियल जो उनके साथ हो रहा है वहीं तक अपने आप को सीमित रखें। जैसे ही वो घर से कंप्लेंट करने के लिए चलती हैं, लड़की स्पेशली या उसके जो पेरेंट्स हैं, वो ये डिसाइड कर लें कि उन्हें करना क्या है, वेदर वो डिवोर्स चाहती है, वेदर वो साथ में रहना चाहती है, या उसको केवल उसके साथ जो हुआ, जो उसको टॉन्टिंग की गई या जो उसको तंग कर दिया गया या उसकी पिटाई कर दी गई, उसका वो रिवेंज लेना चाहती है। और वो रिवेंज किससे लेना चाहती है? हस्बैंड से लेना चाहती है या उसके पूरे परिवार को टॉर्चर करके लेना चाहती है? ये उसे पहले तय कर लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कोर्ट्स में लेडी कहती है कि जी मेरे हस्बैंड बहुत गलत है, मुझे रोज मारते हैं, शराब पीते हैं, मेरे को खर्चा नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं बिल्कुल, और मुझे पूरी तरह से टॉर्चर करते हैं, और मेरे इनलाज जो है मुझे मारते पीटते हैं, उनकी नजरें मेरे ऊपर गलत रहती हैं। ये इस तरह के एलिगेशंस की भरमार वो लगाती है, और फिर वो कहते हैं मुझे रहना भी यही है, मैं डिवोर्स भी नहीं देना चाहती, मुझे रहना भी यही है। तो अब दोनों चीजें एक साथ जो चलाती हैं उसमें आदमी परेशान है, कोर्ट भी परेशान है, कि या तो आप कहो जी ये गलत है, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, आई वांट टू टेक डिवोर्स, ठीक है, वो क्या उसका फिर टर्म्स कंडीशन होंगी वो तय हो जाए। लेकिन ये बड़ा दुखदाई है, बड़ा विषम स्थिति है कि आप एक तरफ कह रही हैं कि वो सब लोग राक्षस हैं, बड़े गंदे हैं, बहुत मतलब मेरे को हर तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, और मुझे फिर रहना भी उन्हीं के साथ है और कंप्लेंट भी उनकी करनी है। तो ये जो चीजें हैं, ये एक साथ नहीं चल सकती, इसीलिए ये फैसले नहीं हो पाते, इसीलिए इन मुकदमों में कि सुलटने में देर होती है। आप एक तरफ चलिए, या तो आप डिवोर्स दीजिए, और जो उसके बदले में जो आपका खर्चा हुआ, सपोज आपने लव मैरिज की है जिसमें एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, आपने घर वालों की बिना मर्जी के शादी की है, घर वालों का कोई रोल नहीं था शादी में, इवन दो जब 4 साल बाद आपका डिस्प्यूट होता है तो आप कहते हैं जी हमसे दहेज मांगा जा रहा है, हमसे तो इतना पैसा लिया गया, हमारे से शादी में इतना पैसा खर्च कराया गया।
अब अरे भाई शादी तुमने की, खर्च कराया गया, मीन्स तुम भी राजी थे, कंसेंट थी, तो वो डिमांड नहीं हुई वहां पर। और अगर आपको लग रहा था कि डिमांड है, गलत है, तो आप कैंसिल उसी वक्त कर सकते हैं। ये चीज आपको 10 साल बाद क्यों ध्यान आती है, 5 साल बाद क्यों ध्यान आती है? उसी वक्त करिए ना। शादी से पहले लड़के वाला अगर कोई डिमांड करता है तो मत करिए वहां से शादी। उनको बताइए कि आप गलत हैं, आप इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, और 4 लोगों को और समाज में बताइए। लेकिन 10 साल, 5 साल, 4 साल, 8 साल बाद अगर आप ये कहती हैं कि साहब हमें शादी में कंपेल किया गया था इतना दहेज देने के लिए, इवन दो दे आर नॉट सेटिस्फाइड, वो आरोप बड़े छिछोरे टाइप आरोप लगते हैं। तो इनसे बचिए। आप एक्चुअल आपके साथ जो हो रहा है, मैं ये नहीं कहता कि महिलाओं को तंग नहीं किया जाता, या महिलाओं के साथ हिंसा नहीं होती, या महिलाओं को टॉर्चर नहीं किया जा रहा है समाज में, है। लेकिन जितना जो हो रहा है वही आप कंप्लेंट करें तो आपको जस्टिस इमीडिएट मिल जाएगा। आप फैलाएं नहीं उसको। आप रिवेंज लेने के चक्कर में, उसको प्रेशराइज करने के चक्कर में, या मैं बड़े भद्दे शब्दों में कहूं कि मनी एक्सटॉर्शन के चक्कर में आप उसके पूरे परिवार को तंग करना चाहे शुरू कर दें, एलिगेशन झूठे लगाना शुरू कर दें। ये प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा। ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे समाज विखंडित हो रहा है। इससे जो हमारा जो मैरिज का जो इंस्टीट्यूट है, जो मैरिज एक पवित्र बंध, जिसे मैं कहूँ एक संबंध है, वो खराब हो रहा है, उसमें चोट लग रही है। और लोग, युवा लोग, आप जैसे युवा भी शादी के नाम से डरने लगे कि शादी होगी तो ये झंझट स्वाभाविक है, हो जाएगा। मैं बहुत युवाओं से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि हम इसलिए नहीं शादी करना चाहते हैं कि हम बहुत लोगों को देखते हैं कि उनके इस तरह के डिस्प्यूट चल रहे हैं जिसमें दोनों की लाइफ हेल हो गई है, नरक बन। तो इस नरक बनती लाइफ को सुधारने का जिम्मा जितना मेल का है, उतना ही बड़ा जिम्मा फीमेल का भी है। तो दोनों को बहुत सोच समझ के इसमें काम करना पड़ेगा। दोनों को बहुत सोच समझ के टैकल करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मियाँ बीवी में, परिवार में, लेकिन परिवार की प्रॉब्लम को आप सार्वजनिक ना करें, उसको वहीं सुलझाने की कोशिश करें। रेयर केस में अगर वो नहीं सुलझती है तब आप बाहर जाएं। इसको शौक ना बनाए कि जरा सा बात हुई, आपने फोन किया, पुलिस बुलाई और तमाम कंप्लेंट लिखी और एकदम दे दी और कोर्ट पहुंच गए। फिर आप समझौता कर रहे हैं, फिर आप एल्यूमिनी मांग रहे हैं, फिर पैसा मांग रहे हैं, और पैसा मिल जाता है तो फिर आप समझौते पे आ जाते हैं। वो चीज बड़ा घिनौना है। इसको ना करिएगा प्लीज। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा ने, आपने बहुत सही और एक गहरा संदेश पहुंचाया है हमारे जो भी हमें सुन रहे हैं उनको। और मेरी भी यही विनती है कि जहां तक आपका जो केस सीमित है, कृपया उसे वहां तक ही रखिए, उसे कोई बढ़ाए चढ़ाए प्लीज मत कीजिए, क्योंकि आपके बढ़ा चढ़ाने के कारण किसी और का जो केस है वो भी दब जाता है, या वो भी उसी के अंदर आ जाता है, तो एक्चुअल विक्टिम से उनको जस्टिस भी नहीं मिल पाता है। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमारे साथ जुड़ा और हमारे जो भी युवाओं के प्रश्न उनके उनके उत्तर दिए। और कहीं ना कहीं आपके उत्तर जो है एक बहुत गहरा संदेश भी देते हैं हमारे जो भी हमें सुन रहे हैं उनको। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे युवाओं का, संतोष, स्वप्निल, आयशा एंड जोएल, जो हमें क्वेश्चंस भेजे मुंबई से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग विद अस टुडे एंड दैट्स इट। फिर मिलेंगे अगले एक नए इसी पॉडकास्ट में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।